मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक दौर हुआ करता था जब प्रधानमंत्री मोदी देश को एक नारा दिया करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भारत से मुक्त करते करते बीजेपी हो गई है कांग्रेस युक्त। अब बड़ी खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ बाकायदा पूरे दलबल के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बीजेपी को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या बीजेपी बर्बादी की कगार पर पहुंचने वाली है? जिस तरह से बड़े पार्टियों के बड़े नेता जो खांटी या तो कांग्रेस ही रहे या अपनी पार्टी से रहे, पूरा जीवन उसके साथ जुड़े रहे, अब इस उम्र में जाके बीजेपी को क्या देंगे, इस पर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल जी जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, आदेश जी लंबे वक्त से कांग्रेस कवर करते रहे। कांग्रेस के अंदर की खबर आदेश जी को सबसे पहले पता चलती है और इन दिनों लोकमत से जुड़े हुए। बहुत स्वागत है आपका आदेश जी। थैंक यू। आदेश जी, ये तो हम सब जानते हैं कि कमलनाथ को या नकुलनाथ को अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो क्या मिलेगा। आज मैं जानना चाहती हूँ कि बीजेपी को क्या मिलेगा। वो कैलाश विजयवर्गीय जो अभी 7-8 दिन पहले कमलनाथ को बासी फल कह रहे थे, अगर उनकी बात माने तो ऐसे बासी फल जो अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए मध्य प्रदेश में, बीजेपी में जाके बीजेपी को क्या दे देंगे? देखिए, बीजेपी इस वक्त ना उनको ये पता है कि उनके पास नंबर है, उनकी सत्ता फिर से आने वाली है। उन्होंने दावा किया मोदी जी ने संसद के अंदर की 370 सीटें आएंगी बीजेपी की और लगभग 400 सीटें आएंगी एनडीए की। उनके पास नंबर तो है कुमकुम, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी इस वक्त परसेप्शन के खेल में कांग्रेस को हराना चाहती है। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे जिस हिसाब से आपने देखा कि इन्विटेशन भेजा, और इन्विटेशन सभी पार्टीज को गया, अखिलेश यादव को, शरद पवार को, केजरीवाल को और कांग्रेस पार्टी को भी आया, लेकिन सबने यही कहा कि हम नहीं आ रहे हैं 22 तारीख को, 22 जनवरी को। लेकिन जो कांग्रेस की भाषा थी उस पर आपने देखा उन्होंने क्या किया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी आपने वो साबित कर दिया जो बीजेपी चाहती थी। यानी जो बीजेपी को ये अच्छे से पता था कि अगर ये आएंगे तब भी फंसेंगे और नहीं आएंगे तब भी फंसेंगे, लेकिन भाषा सबने यही कहा कि हम नहीं आएंगे। लेकिन कांग्रेस उसमें क्यों फंसी? क्योंकि आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो आपको लगा कि ये लोग राम विरोधी हैं या ये लोग एक धर्म विशेष की पार्टी बन के रह गई है। तो परसेप्शन की लड़ाई में चाहे वो कमलनाथ हो, अशोक चौहान हो, कमलनाथ के बेटे हों, बाकी विधायक हों, महेंद्रजीत सिंह मालविया हों, जितने भी नेताओं की चर्चा है, बेसिकली बीजेपी की एक कमेटी है जिसके अध्यक्ष है विनोद तावड़े। वो कमेटी इस बात का फैसला करती है कि हमें किस नेता को लेना है और किसको नहीं लेना है। तो उसमें अब आप देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन हुए हैं और 15 फरवरी लास्ट डेट थी। तो महाराष्ट्र से कांग्रेस के कोटे से गए चंद्रकांत हंडोरे जो कि कांग्रेसी हैं, बीजेपी कोटे से गए अशोक चौहान जो कि कांग्रेसी हैं, मुख्यमंत्री शिंदे के कोटे से गए मिलिंद देवड़ा जो कि कांग्रेसी हैं, और एनसीपी के कोटे से गए प्रफुल्ल पटेल जो कि एनसीपी में थे लंबे समय से और वो यूपीए सरकार में मंत्री भी रहे। तो आप ये सोचिए कि जब सब लोग ही कांग्रेस के हैं और सब लोग ही विपक्षी पार्टियों से हैं, तो जो बीजेपी का अपना नेता है, अपना कार्यकर्ता है जिसने 10 साल संघर्ष किया यूपीए के समय में, उसको क्या मिल रहा है? मैं कल देख रहा था, कल तस्वीरें आ रही थी अधिवेशन की, बीजेपी का अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है, 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन। उसमें ज्यादातर चेहरे जो हैं वो कांग्रेस से नजर आ रहे थे। तो जो आपका सवाल था कि कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी बनती जा रही है, तो ये बीजेपी के भीतर भी इस बात की बहुत चर्चा है कि उनके नेताओं को क्या मिल रहा है। अब यूपी से देख लीजिए आप, आरपीएन सिंह को लेके आए, फॉर्मर मंत्री रहे हैं, कांग्रेसी हैं। तो ऐसे जब आप सूची देखेंगे ना तो एक बहुत लंबी लिस्ट है कांग्रेस के नेताओं की जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं या होने वाले हैं या जो कतार में खड़े हैं। ये इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं आदेश जी, अमित शाह बड़े गुमान से इस बात को कहते हैं कि वो दरी बिछाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो सत्ता में हमारे देश में जो नेतागिरी करता है आदमी, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में, वो चुनाव जीतने के लिए करता है कि भाई चुनाव जीतेंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हमको कुछ मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा, हमको फलाना मिल जाएगा। जो बीजेपी इतने लंबे वक्त से, दशकों से सत्ता से गायब रही, उसको आखिरकार अब जाकर संघ की मदद कह लीजिए या उसका अपना जनाधार कह लीजिए, अपना कैडर दे लीजिए, उसकी मदद से वो अब सत्ता में आई। तो वो लोग जो 20-25 साल से अलग अलग राज्यों में बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, मतलब उनके लिए तो बड़ी ठगी हुई स्थिति हो गई। कोई भी आ रहा है, अगर आप विजयवर्गीय जी की भाषा में देख लें तो कोई भी बासी फल आ रहा है और राज्यसभा का टिकट मिल जाता है किसी को भी। मैंने वो उदाहरण आपको महाराष्ट्र का इसलिए दिया कि 4 नाम ऐसे हैं राज्यसभा में जो आए हैं इस वक्त कि जो बीजेपी से संबंध नहीं रखते, उनका ताल्लुक बीजेपी से नहीं है। तो जिन लोगों ने पिछले 10, 15, 20 साल में बीजेपी के लिए दरी बिछाई है, उनका क्या होगा या उनको पार्टी क्या देने जा रही है? अब आप एक सूची उठा लीजिए मुख्यमंत्रियों की,
अभी तक लगभग 13 पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं कांग्रेस के जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, कमलनाथ होने वाले हैं। तो ऐसे जब आप सूची देखेंगे तो ये बहुत लंबी चली जाती है। और दूसरी बात आप देखिए कि जिन लोगों ने बीजेपी में संघर्ष किया उनका नंबर नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मोदी जी के रिजीम में राज्यों के मुख्यमंत्री बनते गए, वो सारे मुख्यमंत्री वो हैं जो अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के इरा के नहीं हैं। आप शुरू कीजिए इसको हिमाचल प्रदेश से, जयराम ठाकुर जो कि पिछली बार हार गए, वो क्योंकि प्रेम कुमार धूमल पुराने थे उनको हटा दिया गया। आप हरियाणा में आइए, जिन्होंने संघर्ष किया उनका नंबर कहीं नहीं आया। पहली बार के एमएलए बने, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया आपने, वो 10 साल से चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ही आप मध्य प्रदेश में देखिए अभी क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान 160 सीटें लेके आए, उनको हटा के किसको बनाया आपने, यादव जी को। तो शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि 3 ही ऐसे मुख्यमंत्री बचे हुए थे, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह, जो मोदी जी की जो पहले की बीजेपी थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी कह लीजिए, अडवाणी की बीजेपी कह लीजिए, लेकिन उन तीनों को बड़े तरीके से आपने साइडलाइन कर दिया। आप देखिए, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जब जिस वक्त राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया बैठ के चर्चा कर रहे थे और एक पर्ची निकाली गई भजन लाल शर्मा के नाम की, तो उनको आश्चर्य हुआ कि जो बंदा भरतपुर से टिकट मांग रहा था, इसको हमने टिकट नहीं दी और उनकी सीट चेंज कर दी, उसको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, पहली बार का मुख्यमंत्री। और मैं 15 साल से कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा हूँ। जब भी हाँ मुख्यमंत्री का फैसला होता है या मंत्री बनाए जाते हैं, चर्चा इस बात की होती थी, यार फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है, इनको अभी तजुर्बा कम है, इनको मत बनाइए या इनको मत दीजिए। आप देखिए यहाँ तक के उदाहरण है अभी बीजेपी में कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मनोहर लाल खट्टर पहली बार बने। ये तो अपनी पार्टी के अंदर हो सकता है नया नेतृत्व खड़ा करना चाह रहे हैं मोदी जी, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 400 पार का नारा है या मोदी लहर, मोदी जी ने विश्वगुरु बना दिया देश को, और जो मंदिर लहर चल रही है देश में, अगर वाकई में देश में कोई मंदिर लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है, तो दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, आप सुन रहे मनीष तिवारी भी बीजेपी के संपर्क में है, तो मतलब मनीष तिवारी या कमलनाथ कोई ऐसे जनाधार वाले नेता तो है नहीं कि कहीं कमी पड़ रही थी तो कमी पेशी कमलनाथ कर देंगे या मनीष तिवारी पूरी कर देंगे, या जो भी बीजेपी में गए हैं जिनकी बातचीत चल रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि जब मंदिर लहर है तो फिर ये तोड़फोड़ की स्थिति क्यों? मैंने कहा ना कि परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस, देखिए ये बात सबको पता है कि विपक्षी पार्टी, तो परसेप्शन की लड़ाई में आप ऐसे आदमी को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिसको पूरी जिंदगी आप कह दे रहे हैं कि सिख विरोधी दंगे में शामिल। वो तो उनके पास वॉशिंग मशीन है ना। अशोक चौहान को देख लीजिए आप। अगर आप एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, जिन नेताओं के खिलाफ करप्शन के केसेस पेंडिंग हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है या होने वाली है, तो वो सभी नेता तो उसमें शामिल हैं। आप कोई भी फहरिस्त उठा के देख लीजिए, किसी भी ऐसे नेता को नहीं लिया गया है जिसके खिलाफ कोई केस ना हो या जो पकड़। महाराष्ट्र में तो ये बात आम हो गई है, जनता इस बात की चर्चा कर रही है कि उन नेताओं को ही लिया जा रहा है जिनके खिलाफ कोई चार्जशीट आने वाली है, जिनके खिलाफ कोई केसेस है, जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है ना कि आप देखिए, अशोक चौहान जब सरकार इस सत्र में व्हाइट पेपर लेके आई तो उसमें आदर्श घोटाले का जिक्र था, बताया गया था कि अशोक चौहान का मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया था। और 15 दिन तो हुए भी नहीं थे, 3 दिन बाद आप अशोक चौहान को भाजपा में शामिल करते हैं, उनका इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से होता है। तो 2 बार के कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, उनके फादर मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। तो मैं अंदर खाते बताता हूँ आपको कि उन्होंने किसी को कही ये बात कि काफी दबाव था मेरे ऊपर, मतलब कांग्रेस के किसी नेता को उन्होंने ये बात कही कि काफी दबाव था मेरे ऊपर और मुझे चूज करना था। आपकी आवाज कट गई आदेश जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या बोला अशोक चौहान ने अंदर खाने? एक नेता ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको तो 2 बार पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आपके फादर गृह मंत्री थे, आपके फादर मुख्यमंत्री थे और आपका दावर नेता है पार्टी के। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर काफी दबाव था और मुझे चूज करना था कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं बीजेपी जाऊँ या फिर जेल जाऊँ। तो इस तरह का जब प्रेशर है नेताओं के ऊपर, तो आप देखिए ना, आपके सामने उदाहरण है हेमंत सोरेन का। तो ऐसे में विपक्षी नेताओं के बीच में आप देखिए, इसी चक्कर में इंडिया अलायंस जो है वो दिन पर दिन टूटता जा रहा है, धीरे धीरे उसके हर रोज एक घटक दल कम होता जा रहा है। तो क्योंकि विपक्ष को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश हो रही है और इसमें गलती उनकी नहीं है, बराबर की गलती विपक्ष की भी है, इंडिया ब्लॉक की भी है। क्योंकि आप अभी तक
कांग्रेस पार्टी ने एक 5 लोगों की कमेटी बनाई और ये कहा कि ये हमारे सहयोगी दलों से अलायंस की बातचीत करेंगे, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद 5 लोगों की कमेटी बनाई गई। अभी तक पिछले 1.5 से 2 महीने में एक भी पार्टी के साथ आपने समझौता नहीं किया, आपने अलायंस फाइनल नहीं किया कि इतनी सीटों पे हम लड़ेंगे, इतने पे आप लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी वो चिल्ला रही है, अखिलेश यादव वो चिल्ला रहे हैं, नीतीश कुमार चले ही गए। जब उनको आपने वादा किया था कि हम आपको इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर बनाएंगे, तो आपने क्यों नहीं बनाया उनको? तो ऐसे कर करके आपने इतनी ढील छोड़ दी ना। मध्य प्रदेश का चुनाव आया, जब ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, तो उस दौरान आपने 1 से 1.5 महीना विपक्षी पार्टियों से बात ही नहीं करी। तो जब आप इतना गैप छोड़ देंगे तो फिर कैसे आप इनको इंटैक्ट रख पाएंगे? और इस जिम्मेदारी आपकी बनती है, कांग्रेस पार्टी की बनती है, क्योंकि आप सबसे बड़ी पार्टी हो। तो इस तरीके से दोनों तरफ से गलतियां हो रही है। एक तरफ सरकार तो अपना काम करेगी, देखिए कोई भी सरकार हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, सब अपनी राजनीति अपने हिसाब से करते हैं। सरकार या बीजेपी आज विपक्ष के परसेप्शन को तोड़ रही है कि ये बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं है और इनके यहाँ टूटने वालों की लाइन लगी हुई है। और इसीलिए तो कमेटी बनाई गई बीजेपी के अंदर। बीजेपी में स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष विनोद तावड़े हैं, जिसका काम ही यही है कि जिसको बीजेपी ज्वाइन करनी है वो अपना रिज्यूमे भेजे और वो उसको चेक करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। वो कमेटी रिकमेंड करेगी हाईकमांड को, अमित शाह को, और फिर अमित शाह जी ऊपर पूछेंगे, तब जाके आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो एक प्रॉपर सिस्टम है। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई नहीं, आदि मान लिया चलिए बीजेपी ने सिस्टम शुरू किया तो वो प्रॉपर उसको एक हायरार्की दे रही है। लेकिन अगर परसेप्शन की ही लड़ाई है तो परसेप्शन जरूरी तो नहीं कि जो बीजेपी बनाना चाहे वो बनी जाए। राजनीति परसेप्शन का खेल है तो हर तरह से बनेगी ना। ये तो जनता देख रही है कि महाराष्ट्र में मोदी जी जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे मेरे बगल में मेरा तेज नहीं सहन कर सकता कोई भ्रष्टाचारी, वो अपनी पार्टी तोड़ के डिप्टी सीएम बन गए। आप बंगाल से लेकर अब मध्य प्रदेश तक, मतलब ऐसे भतेरे जितने भी उदाहरण है भरे पड़े। तो मोदी जी को भी तो चुनाव में जाना है ना। आप किस मतलब एक वक्त में आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले मोदी जी की जो भ्रष्टाचार विरोधी या जिस तरह की छवि थी, क्या उस छवि से मोदी जी अब जा सकते हैं? देखिए ना, ये जनता को बताए कौन? मीडिया। ये काम मीडिया का होता था कि टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता ये जानती थी कि किस हिसाब से सरकार चल रही है, कौन सरकार से सवाल पूछ रहा है, किसके खिलाफ कौन से केसेस चल रहे हैं। जनता के पास माध्यम क्या है? मीडिया का है। और आप देखिए जिस हिसाब से अभी तक, मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जिस दिन से अशोक चौहान ने भाजपा में शामिल हुए हैं तब से कोई जिक्र आदर्श स्कैम का आया है? जब से ये बात चल रही है कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, तब से कोई सिख दंगों की बात कर रहा है, तब से कोई रतुल पुरी की बात कर रहा है। उनके भांजे हैं रतुल पुरी, वो उनके ऊपर काफी सारे केसेस, आई थिंक वो अभी भी ईडी की गिरफ्त में ही है। तो जैसे ही कोई उधर जाता है तो उनके पास की कोई बात ही नहीं करता, चर्चा ही नहीं होती। कुछ ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स आते हैं, उससे जनता को सरोकार है नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उधर एक वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उसमें जब सब आप धुल रहे हैं और सब, देखिए हर व्यक्ति डील कर रहा है, कोई राज्यसभा की कर रहा है, कोई लोकसभा की कर रहा है, कोई जेल जाने की कर रहा है, कोई केसेस की कर रहा है। तो जब इतना खुला ही सब कुछ चल रहा है तो फिर कौन सी नैतिकता बची है, कौन सी आइडियोलॉजी बची है नेताओं की? तो इसमें तो सब एक जैसे ही हैं। महाराष्ट्र के एक नेता ने अपने भाषण में कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, जब से भाजपा में गया हूं तब से अच्छे से सो रहा हूं। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को एड्रेस करते हुए कहा उन्होंने। तो जब सब कुछ इतना खुला ही हो गया है, खुला खेल फुल्काबादी चल रहा है, तो हो रहा है और अभी और भी होगा। अभी तो शुरुआत है। आप देखना, अभी कमलनाथ जी की खबर आ रही है कि आज जाएं या कल जाएं, उनके सुपुत्र भी होंगे, कुछ पूर्व विधायक भी होंगे, कुछ सिटिंग विधायक भी होंगे। उसके बाद आप देखना खबर राजस्थान से आएगी, जहां से 6 बार के विधायक, फिर दूसरे विधायक, फिर तीसरे पूर्व लोकसभा सांसद, फिर वहां से होगा, फिर खबर पंजाब से आएगी। ऐसे कर करके एक लंबी फहरिस्त है। फिर हो सकता है हरियाणा से भी आए। तो ये सब चल रहा है। और देखिए बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी बिहार और महाराष्ट्र। बिहार में 3 पार्टी इकट्ठी थी और महाराष्ट्र में 3 पार्टी इकट्ठी थी। इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर इन्होंने एनसीपी को तोड़ा, और अब कांग्रेस में सेंधमारी चल रही है, जिसका पहला उदाहरण है अशोक चौहान और दूसरा था मिलिंद देवड़ा। फिर नीतीश कुमार को तोड़ा जेडीयू में, क्योंकि अगर ये तीनों पार्टी इकट्ठी रहती इन दोनों राज्यों में, जहां 40 और 48 लगभग 88 सीटें हैं, वहां बीजेपी को भारी नुकसान था। तो उस नुकसान को भांपते हुए, और आपने देखा होगा कि हाल में जो सर्वे भी आया था उसमें भी सबसे ज्यादा सीटें जो कांग्रेस को दी गई है वो महाराष्ट्र और तेलंगाना में दी गई। तो महाराष्ट्र में ऑपरेशन पहला कौन सा किया? मिलिंद देवड़ा।
हालांकि मिलिंद देवड़ा की सीट अलायंस को नहीं मिल पा रही थी कांग्रेस के कोटे से, वो शिवसेना के पास जा रही थी, 10 साल से उन्हीं के पास है। दूसरा कौन सा किया? अशोक चव्हाण, दो पूर्व अध्यक्ष, 2 बार के मुख्यमंत्री, पुराने कांग्रेसी, और सबसे बड़ी बात, मराठा नेता। बीजेपी को महाराष्ट्र में मराठा वोट नहीं पड़ता, वो या तो कांग्रेस के पास जाता है या एनसीपी के पास जाता है, तो उनको तोड़ा गया। तो इस हिसाब से ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में जहां पार्टी तोड़नी है पार्टी तोड़िए, जहां नेता को तोड़ना है नेता को तोड़िए, और कुल मिला के ये देखना है कि भाई जो टारगेट हमने लिया है, जो हमारे पास असाइनमेंट है, वो 370 का है, 400 का है, 400 500 का है, 445 का है, वो तो इनके ऊपर है। तो अब इनको ये देखना है कि कैसे कुछ भी करके हमें ये मैसेज देना है पूरे देश में कि इलेक्शन तो है ही नहीं, और विपक्ष चुनाव से पहले ही हार मान चुका है, और स्थिति भी वैसी ही है विपक्ष की। हालांकि इनकी खुद की रिपोर्ट ये कहती है कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से लेके अब तक वो जो चर्चा थी, वो जो मुद्दा था, वो जनता के बीच बहुत डाउन जा चुका है। ये आप बीजेपी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, ये कई तरह के सर्वेज हैं जो कई अलग अलग पार्टियां करवाती रहती हैं, तो उसका जो वॉल्यूम है जनता के बीच में, वो काफी डाउन जा चुका है, क्योंकि हमारे लोग भूल जाते हैं। मतलब वो इवेंट खत्म हो गया? हाँ, वो इवेंट खत्म हो गया, इसको आप ऐसे कह सकते हो। तो अब आप अभी कोई दूसरे इवेंट की चर्चा तो है नहीं अभी, कब आएगा कब नहीं, लेकिन कभी भी कर सकते हैं, मशीनरी पूरी तैयार रहती है इनकी, और इनको आता भी है करना, हमें इस बात की तारीफ भी करनी पड़ेगी। बहुत आसान हो जाता है ना इवेंट क्रिएट करना जब मीडिया आपकी जेब में हो तो, आदेश जी। लेकिन एक बात ये है कि चलिए अभी हाल फिलहाल आप एक परसेप्शन बना लेंगे 2024 के लिए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ उसके दूरगामी परिणाम क्या है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब बीजेपी में है और अब कमलनाथ भी बीजेपी में होंगे। दोनों का प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते तो रहे नहीं। एमपी में तो हम दोनों जब कांग्रेसी थे तो सुनते थे इसका वो धड़ा, इसका ये धड़ा, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ जाके क्या यहाँ टकराव नहीं होगा? एमपी में तो वैसे ही बीजेपी के अंदर पहले से सिर्फ उठा हुआ है, मैं केवल एमपी की बात कर रही हूँ, बट इसके परिदृश्य में ऑल ओवर देखा जाए तो ये पुराने और नए का टकराव आज नहीं है, आगे तो होगा। तो ये लॉन्ग टर्म बर्बाद नहीं कर देगा? ये टकराव सिर्फ कांग्रेस पार्टी में संभव है। भाजपा में टकराव होते हुए भी, सिर्फ टव्वल होते हुए भी कोई बोलता नहीं है, किसी की औकात नहीं है, क्योंकि वहाँ लीडरशिप का जो हंटर है ना, वो सबको ठीक कर देता है। यहाँ आप देखिए आप कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि 15 साल बाद वो सत्ता में आते हैं 2018 में। अपने सत्ता में आने के बाद सिंधिया जी, उनके जो बड़े नेता थे और भविष्य के नेता थे, वो पार्टी छोड़ देते हैं, उनके साथ 22 विधायक जाते हैं, सरकार गिर जाती है। और आज ऐसी स्थिति है कि 1 महीने पहले जिस व्यक्ति को आप मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रहे थे, वो व्यक्ति आज भाजपा में शामिल हो रहा है, विधायकों को लेके, अपने बेटे को लेके। तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में क्या है? मतलब चारों तरफ से आप लूजर दिखाई दे रहे हो। आपने सिंधिया को खोया, आपने सरकार खोई मध्य प्रदेश की, आपने सेकंड टाइम सरकार खोई मध्य प्रदेश की, और चुनाव के बीच में ये रिपोर्ट दी गई थी राहुल गांधी को, वहाँ के 2 लोग थे वहाँ पे, जो महासचिव प्रभारी थे सुरजेवाला, और दूसरा सुनील कोनुगोलू जो स्ट्रैटेजिस्ट थे पार्टी के, उन दोनों ने रिपोर्ट दी थी कि कमलनाथ जी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। अब अच्छे से काम कैसे नहीं कर रहे कि शिवराज सिंह चौहान 1 हफ्ते में 27 मीटिंग कर देते हैं, पब्लिक मीटिंग, और कमलनाथ जी 4 ही कर पाते हैं। फिर टिकटों के बंटवारों में उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जहाँ जो लोग हारे हुए थे या जिनको बहुत कम वोट आए थे, उन लोगों को टिकट दे दी। दिग्विजय सिंह की भी नहीं सुनी गई, महासचिव प्रभारी की नहीं सुनी गई, स्ट्रैटेजिस्ट की नहीं सुनी गई। और इस बात को लेकर दिल्ली में मीटिंग हुई और कमलनाथ को बुलाया गया, खड़गे साहब बैठे, राहुल गांधी बैठे, उनको जिक्र किया कि भैया इसको आप ठीक कीजिए। वहाँ तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब वो भोपाल पहुंचे तो वो फिर वैसे हो गए। आज कांग्रेस पार्टी में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या चुनाव से पहले ही बीजेपी से डील हो गई थी कि आपको ये स्टेट हरवाना है। और मैं नहीं कह रहा, एक नेता है आलोक शर्मा, पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें बात कही, और उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, नहीं नोटिस थमाया गया। और 3-4 दिन पहले मीडिया विभाग के एक नेता को बुलाया कमलनाथ ने और कहा कि तुमने उसको पार्टी से बाहर क्यों निकाला अभी तक? बोला किसको? बोला कि आलोक शर्मा को। बोला वो मेरे हाथ में नहीं है, ये फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे। जो आदमी 2 दिन बाद पार्टी छोड़ रहा है, वो ये चाहता है पहले मैं इस आदमी को पार्टी से बाहर निकलवाऊं और तब पार्टी छोड़ू। मतलब इनका कॉन्फिडेंस देखिए आप। तो ये ऐसे चलाते हैं जैसे इनके पापा की ये कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, और इसको जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, और इनके पास शेयर होल्डिंग है 51% की, तो जो ये फैसला लेंगे वो ठीक ही होगा। ये तब है जब ये वोट जिताऊ, पार्टी जिताऊ या चुनाव जिताऊ नेता नहीं है, तो कभी कहाँ है आदेश? ये मैनेज एग्जीक्यूशन की कमी है, विल पावर की कमी है। दूसरा क्या है, राहुल गांधी पिछले 10 साल में अभी तक उन्हीं नेताओं से लड़ रहे हैं जो सोनिया गांधी के टेन्योर में मुख्यमंत्री रहे या पावरफुल नेता रहे। अभी भी आप देख लीजिए, राजस्थान का चुनाव हुआ, वहाँ कई फैसलों में राहुल गांधी ने कहा कि गहलोत साहब आप ऐसा कर लीजिए, उन्होंने नहीं मानी।
कमलनाथ को कहा, उन्होंने नहीं मानी। तो जब लीडर एक्चुअली है क्या, लीडरशिप का इकबाल जो है ना वो कमजोर हो गया है। ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, एक झटके में वसुंधरा को साइड में कर दिया, किसी ने ची तक नहीं की, यानी थप्पड़ भी मार रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ राहुल गांधी अपना इकबाल ही मजबूत नहीं कर पा रहे हैं कि वो कुछ कहे और उनके नेता उनकी बात सुन लें। ना गहलोत साहब सुन रहे हैं, ना कमलनाथ जी सुन रहे हैं। आधी की बात ये भी है ना कि इकबाल तो चुनाव में जो नेता चुनाव जिताने का दम रखता है, इकबाल तो उसी का बुलंद होता, सच्चाई तो ये भी है ना। लेकिन जिताया किसने, ना कमलनाथ जिता पाए, ना गहलोत जिता पाए। आप जिता लेते तो आपकी बात सुनी जाती, लेकिन आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। और दूसरा क्या हो रहा है, एक मैं बताता हूँ सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि राहुल गांधी बैक सीट पे हैं, लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पे हैं। आपने खुद ये तय किया कि 2019 का लोकसभा चुनाव में हार गया हूं और मैं इस्तीफा देता हूं और गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। ये आपने तय किया कि किसी और ने तय नहीं किया, बन गया। अब कोई आपके पास जाता है तो आप कहते हो कि मैं तो अध्यक्ष नहीं हूँ, आप जाइए और खड़गे साहब से बातचीत कीजिए। खड़गे साहब के पास जो जाता है वो कहते हैं कि आप जाइए वेणुगोपाल से बात कीजिए, संगठन महासचिव हैं, वही सब फैसला करेंगे। तो ये जो पावर सेंटर खुले हैं ना कांग्रेस पार्टी के भीतर, ये इनकी विफलता का सबसे बड़ा कारण है। कोई अब बीजेपी में आरोप लगता है कि यहाँ दो लोग ही हैं सरकार और संगठन चलाते हैं। तो कम से कम लोगों को पता तो है कि दो लोग हैं, कम से कम लोगों को पता तो है कि दो लोग हैं। यहाँ कितने पता ही नहीं है। संगठन महासचिव है, राहुल गांधी है, उनका सेक्रेटरीट है, या खड़गे साहब है, या सोनिया गांधी है, या प्रियंका गांधी है। तो इन सब चीजों ने ना कंफ्यूज कर रखा है नेताओं को भी, वर्कर्स को भी। अभी 10 सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई थी राज्यसभा की, उसको लेके जिस हिसाब से नेता घूम रहे थे इस घर से उस घर, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये फैसला कौन करेगा कि राज्यसभा किसको मिलेगी। दरअसल फैसले सारे राहुल गांधी कर रहे हैं, थ्रू वेणुगोपाल कर रहे हैं, चेहरा आपका खड़गे साहब है। तो ये सब जो कंफ्यूजन है ये कांग्रेस पार्टी को दिक्कत में डाले हुए है कि भाई क्या करें इसके बाद। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं जो आदेश जी ने हमको समझाई, और वाकई में ये बहुत चिंताजनक स्थिति विपक्ष के लिए भी, और हो सकता है कि आने वाले निकट भविष्य में बीजेपी के लिए भी, क्योंकि किसी का भी सत्ता हो चाहे पार्टी के अंदर हो या बाहर, वो हमेशा के लिए नहीं रहती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदेश जी तमाम जानकारी। थैंक यू।